गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्वेता दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर, ग्रेजुएट कॉलेज। आज हम पाठ्यक्रम में निहित जेंडर संबंधी मुद्दे और एनसीएफ 2005 का अध्ययन करेंगे। इसके पहले के वीडियो की कंटिन्यूटी में यह वीडियो है। पाठ्यक्रम के प्रकार के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। औपचारिक पाठ्यक्रम जो प्रत्यक्ष और लिखी हुई होती है। सेकंड, पढ़ाया गया पाठ्यक्रम, तैयार किए गए पाठ्यक्रम को शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाना, जिसमें पाठ्यक्रम की दिशा निर्देशन के अनुसार प्रत्यय व विषय वस्तु का कक्षाओं में आना, जिसमें शिक्षण परिवेश, शिक्षण रणनीतियाँ व शिक्षण सामग्री आती है। इस प्रक्रिया में लिखित पाठ्यक्रम को बच्चों तक संचारित किया जाता है। सीखा गया पाठ्यक्रम, इस तरह के पाठ्यक्रम में अभिप्राय नियत या अनियत पाठ्यक्रम में अधिगमकर्ताओं ने क्या सीखा, इस पाठ्यक्रम में देखा जाता है कि बच्चों ने कक्षा में क्या सीखा, कैसे सीखा और वे सीखे हुए कैसे लागू करेंगे और वह उस सीखे ज्ञान का संगठन कैसे करेंगे, यह शिक्षण अधिगम में देखा जाता है। छिपा हुआ पाठ्यक्रम की अगर हम बात करते हैं प्रकार में, जिसे हिडन करिकुलम भी कहते हैं, इसमें जेंडर संबंधी मुद्दों के बारे में हम जानते हैं कि इस पाठ्यक्रम से अभिप्राय ऐसे पाठ्यक्रम से है जो कहीं लिखित नहीं होता, लेकिन स्कूल की जो गतिविधियां होती हैं परोक्ष रूप में शामिल होती हैं। उसमें डीवी ने 1982 में इसे दिया था, बताया था, और इसके अनुसार पाठ्यक्रम के औपचारिक व लिखित रूप में एक रूप है जिसे छिपा पाठ्यक्रम कहते हैं। इसके अलावा भी एक रूप है। इस तरह के पाठ्यक्रम में अनियत प्रभाव शामिल होते हैं, परंतु यह कभी स्पष्ट कहे नहीं जाते। इसमें सीखने के अनौपचारिक तत्व शामिल होते हैं। छिपा पाठ्यक्रम नॉन एकेडमिक व स्थापित मान्यताओं व अधिगम उत्पादों को आकार देता है। छिपा पाठ्यक्रम एक प्रकार का शक्तिशाली तरीका है जो सूक्ष्म रूप से शिक्षक और छात्रों को प्रभावित करता है। इन सूक्ष्म रूपों के प्रति शिक्षक व शिक्षार्थी सचेत भी नहीं होते। छिपा पाठ्यक्रम एक समय में उद्देशिका पाठ्यक्रम से अलग होता है। यह स्कूल की सामान्य एवं विशेष प्रक्रियाओं में व्यक्त होता है। आइए हम जानते हैं उदाहरण के द्वारा। ये कुछ घटनाएं हैं जिसे हम अगर ध्यान से देखें। स्कूल में सुबह प्रार्थना सभा के दौरान लड़के लड़कियों को अलग पंक्तियों में खड़ा होना होता है। कक्षा में बैठने के दौरान भी लड़के और लड़कियों को अलग अलग व्यवस्था की जाती है। स्कूल में साज सज्जा के कार्य सामान्यतः लड़कियों द्वारा किए जाते हैं। स्कूलों में भारी भरकम सामान्य काम जो होते हैं लड़कों के द्वारा करवाए जाते हैं। स्कूल में राष्ट्रीय त्योहारों के अतिरिक्त जो त्योहारों को विशेष रूप से मनाया जाता है। स्कूलों में जो बच्चे उनके घर में बोली जाने वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनको किस तरह से देखा जाता है। स्कूलों में जब छात्रवृत्ति बंटवारे के लिए आरक्षित श्रेणी के छात्र और छात्राओं को किस तरह से संबोधित किया जाता है। स्कूलों में गृह विज्ञान का विषय कौन से बच्चे ले सकते हैं। ये सब जो मुद्दे हैं, इसको अगर हम ध्यान से देखें और इन घटनाओं पर विचार करें तो संभवतः इस तरह के जवाब पाए जाएंगे कि लड़के लड़कियों की पंक्तियाँ अलग अलग बनाई जाती हैं, कक्षा में लड़के व लड़कियाँ अलग अलग बैठते हैं, भारी भरकम काम लड़के करते हैं, लड़कियाँ साज सज्जा का काम करती हैं। स्कूल में प्रायः उन त्योहारों को मनाया जाता है जिन त्योहारों को मनाने वाले शिक्षक व बच्चे ज़्यादा हों, और अल्पसंख्यक वर्ग के त्यौहार नहीं मनाए जाते। स्कूलों में जो बच्चे अपने घर की बोली जाने वाली भाषा का प्रयोग करते हैं, उन्हें व्यवहारिक रूप में कमतर होने का बोध करवाया जाता है। छात्रवृत्ति वितरण के समय बच्चों को उनकी जाति के आधार पर निम्न होने का बोध कराया जाता है और गृह विज्ञान विषय को केवल लड़कियों के लिए अनिवार्य किया जाता है।
या कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो संभवतः आपने अपने स्कूल के दिनों में सामान्यतः स्कूलों के दैनिक प्रक्रियाओं में अवलोकन किया होगा आपने। और इस तरह का व्यवहार किसी राष्ट्रीय नीतिगत और दिशा निर्देशक दस्तावेज में लिखित नहीं है, लेकिन व्यवहारगत रूप में स्कूल में इस तरह के व्यवहार होते हैं। और स्कूल में व्यवहारगत स्तर पर की जाने वाली ये चीज़ें समाज की पारंपरिक मान्यताओं की पुष्टि करती है। यदि जेंडर भेदभाव के संदर्भ में बात करें तो स्कूल में होने वाली दैनिक क्रियाओं से लेकर पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु, चित्र और भाषा में भी यह भेद दिखाई देता है। यदि आप 2005 के पहले की पुस्तकों को देखें तो आप इस अंतर को स्वयं देख सकते हैं, जिनमें आप देख पाएंगे विशेषतः भाषा की पाठ्यपुस्तकों में पुरुष से संबंधित कहानियाँ, जीवनियाँ, वृतांत हैं। इसके अतिरिक्त पुरुषत्व चित्र अधिक है, जो कक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में लड़की व स्त्रियों के स्थान को सीमित करती है और जेंडर पूर्वाग्रह और मान्यताओं को बढ़ावा देती है। प्रायः पाठ्यपुस्तकों से किसी विशेष समूह को अदृश्य रखा जाता है और महिलाओं को भी अदृश्य रखा जाता है। पाठ्यपुस्तकें पूर्वाग्रहों से भरी होती हैं, जिसमें पुरुषों की तुलना में स्त्रियों के चित्र कम होते हैं। इस तरह लगातार महिलाओं का बहिष्करण होता रहता है। अधिकांश देशों में 51% नागरिक स्त्रियां हैं और उन्हें ही पाठ्यपुस्तकों से बाहर रखा जाता है। इस प्रकार छिपा पाठ्यक्रम गतिविधि व पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से तमाम तरह की जो यथास्थिति अर्थात समाज के ढांचे को ज्यों का त्यों बनाए रखना स्थापित करने का कार्य करती है। जैसे माइकल एप्पल ने अपने लेख आइडियोलॉजी एंड करिकुलम में कहा है कि छिपा पाठ्यक्रम पूंजीवादी व्यवस्था की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करता है। पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकों में जेंडर के पक्षपात से मुक्त करने के लिए सुझाव दिए गए हैं। वर्तमान समय में पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकों में सुधार करने का कार्य बहुत ही गंभीर रूप में किया जाता है। एनसीईआरटी की 124 पृष्ठों का दस्तावेज तैयार किया, जिसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 कहा जाता है। एनसीएफ दस्तावेज के अनुसार समानता के लिए हमें पाठ्यपुस्तकों का प्राथमिक उपकरण की तरह उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह शिक्षा हेतु बहुत बड़ी संख्या में विद्यालय जाने वाले विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए भी महत्वपूर्ण संसाधन है। एनसीईआरटी के अनुसार नई पाठ्यपुस्तकें लिखते और तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि बच्चों को कम उम्र से ही जेंडर संवेदनशील बनाना होगा। उन्हें जेंडर रूढ़िवादिता से दूर रखना होगा। इसके पीछे संपूर्ण भावना यह है कि विद्यार्थी यह महसूस कर सके कि महिलाएं पुरुषों से कम योग्य अथवा समर्थ हैं। इस सोच का कोई आधार नहीं है। वर्तमान संदर्भ में उठने वाले मुद्दों को आधार पर कहा जा सकता है कि एनसीएफ 2005 में प्रस्तावित सुधार का स्वागत योग्य है, लेकिन अभी भी पाठ्यपुस्तकों व पाठ्यक्रमों में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने के लिए करने की आवश्यकता है। इसके लिए कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं कि पाठ्यपुस्तकों में वहाँ संशोधन करने की आवश्यकता है जहाँ महिलाओं को चित्रण केवल अच्छी गृहिणियों की तरह किया गया है। पुरुषों के संबंध महिलाओं की उपलब्धियों को शामिल करने की आवश्यकता है। वहाँ पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों का जेंडर सीमित, जिसमें एकेडमिक, नारीवाद, इतिहासकार, सरकार आदि शामिल हो, जिसमें पाठ्यक्रम में गुणवत्ता एवं यह सुनिश्चित हो जाए कि पाठ्यपुस्तकों में लिंग भेद से पाठ्यपुस्तकें मुक्त हैं।
एक समिति बनाई जाए जिसमें एकेडमिशियन, नारीवाद जो हैं, इतिहासकार, गवर्नमेंट भी शामिल हो। बालिकाओं के स्थान के बारे में सतही सोच से लिखने के बजाय लेखकों को परिवार में बालिकाओं की वास्तविक स्थिति को महसूस करके लिखना चाहिए। पाठ्यपुस्तकों के उत्पादन को एक साधारण क्रिया की तरह नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि इस पर राज्य सरकार का पर्यवेक्षण व नियंत्रण भी होना चाहिए। शैक्षिक सामग्री का उत्पादन संविधान में निहित भावना तथा मौलिक अधिकार एवं समानता के अनुरूप होना चाहिए। पुरुषों और महिलाओं दोनों परिवार के फैसलों में बराबर भूमिकाएं निभाएं, दोनों सामुदायिक फैसलों में भी शामिल हों। एक सकारात्मक वातावरण तैयार करना और समुदाय के प्रभावशाली लोगों को इस अभिप्राय में शामिल करना। लोगों के मन में यह सोच विकसित करना कि महिला पुरुष जीवन साथी के रूप में निजी एवं सार्वजनिक जीवन में एक समान है। कानूनी समानता के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयत्न किए जाएं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में अवसर बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए जाए। इस तरह जीवन कौशल की बात अगर करें तो जीवन कौशल से तात्पर्य उन कौशलों से है जो व्यक्ति को सामाजिक जीवन व परिवेश में मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और व्यवहारों को विकसित करने में सहायक होते हैं, जैसे स्वयं की क्षमताओं को समझना, दूसरों से जुड़ना, सहयोग, जिम्मेवारी, स्वायत्तता व अध्यात्म आदि ऐसे जीवन कौशल हैं जो व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित होने में सहायक होते हैं। स्कूल में जीवन कौशलों की शिक्षा द्वंद्व और असंतुलित होते हैं तो किशोर जीवन को स्कूल में स्वास्थ्य कल्याण को प्राप्त करने में सहायक हो। मतलब इस तरह की पाठ्यक्रम हो जिसमें कि उनके जीवन में स्वास्थ्य कल्याण को प्राप्त करने में उन्हें सहायता मिले। आज विश्व का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। वैज्ञानिक अनुसंधान, मीडिया के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, जिससे हमारा युवा वर्ग सर्वाधिक प्रभावित हो रहा है। विकासवादी मनोवैज्ञानिकों के मानव के नैतिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और शारीरिक विकास की ही मनोवैज्ञानिकों ने मानव के जो विकास की ही तरह यौन विकास और मौलिक एवं सार्वभौमिकता को स्वीकार किया है। किशोरावस्था में होने वाले यौन विकास का प्रभाव व्यक्तित्व के सभी पक्षों पर पड़ता है। जीवन के विकास में किशोरावस्था का एक ऐसा निर्णायक क्षण है यह अवस्था जहाँ बच्चों की रुचियाँ बनती हैं, विषयों का चयन तय होता है, व्यावसायिक अभिरुचियाँ तय होती हैं। इन सब के साथ एक महत्वपूर्ण परिवर्तन इस अवस्था में आता है, वह है किशोर किशोरियों में आने वाले शारीरिक और संवेगात्मक परिवर्तन। इस अवस्था में अपने विपरीत जेंडर के प्रति आकर्षण होने से यह शुरू हो जाती है। इस अवस्था में बच्चे बच्चियां कई तरह के मानसिक और शारीरिक संवेगों से गुजरते हैं और कई बार उचित दिशा न मिलने पर हिंसा का सहारा लेते हैं, मानसिक तनाव में रहते हैं व कुंठाग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए पाठ्यक्रम में यौन संबंधी मुद्दों पर शिक्षा और जीवन कौशलों की शिक्षा, लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात की जा रही है, का होना अनिवार्य बन जाता है। इस इकाई में हमने जेंडर के सामाजिक संस्था के रूप में जानते हुए यह जानने का प्रयास किया है कि किस तरह सामाजिक इकाइयाँ, परिवार, सामाजिक जो संस्था है, जेंडर है, प्राथमिक समाजीकरण के माध्यम से व्यक्तियों की पहचान में का हिस्सा बनाती हैं। उन्हें छिपा हुआ पाठ्यक्रम की हमने बात की और जेंडर में जो भेद हो रहे हैं, जो पूर्वाग्रह हैं, सामाजिक सांस्कृतिक पुनरुत्थान की बात की गई है इसमें, और यथास्थिति को बनाए रखने में योगदान देती है। इसलिए आवश्यक कि पाठ्यक्रम में हम
जेंडर संबंधी मुद्दों से संबंधित विषय को शामिल करें और इक्वालिटी की बात करें, समानता की बात करें, पुरुष और स्त्री में भेद को ख़त्म करें। इस तरह एनसीएफ 2005 में भी इन मुद्दों पर ध्यान दिया गया और हमारे पाठ्यक्रम के स्वरूप में परिवर्तन किया गया, जो आज हमें देखने को मिलता है। इस तरह हमने आज इस टॉपिक को हमने पढ़ा और आशा है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।